नहीं, देखिए भय किस बात का, अधिवक्ता कभी डरता नहीं है। जी। बाकी हम तो वकीलों के नेता, वकीलों के लिए जीते हैं। और कभी वकीलों पे कार्य कोर्ट पे अगर कभी कोई बात आएगी तो वकीलों के आता था। तो नॉर्मल तो क्लाइंट अपनी फीस पे करते ही थे, लेकिन कुछ क्लाइंट ऐसे भी होते थे जो अपनी फीस पे नहीं भी कर पाते थे। तभी भी कुछ ऐसे क्लाइंट, चुनिंदा क्लाइंटों को मेरे पिताजी फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी सेवाएं देते थे। तो मैंने ये देखा कि वकालत एक ऐसा फील्ड है जहाँ से हम समाज को अपनी तरफ से मदद दे सकते हैं। प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था है जो आम आदमी के लिए बहुत ही सहज है। बस आवश्यकता इस बात की है कि आम आदमी तक उसकी पहुंच कहां से हो। अगर हम ये सुनिश्चित कर लें कि हर आम आदमी तक पहुंच सुनिश्चित हो जाए तो ये असहजता दूर हो जाती है। पिता के तौर पर आपके सबसे ज्यादा मानसिक दबाव किस तरह के मामलों में महसूस किया है? देखिए, हम अधिवक्ता हैं और अधिवक्ता कभी मानसिक दबाव लेते नहीं है, फ्रेंकली आपको बोलूं। बट ये जरूर मैं सोचता हूं कि हमारा जो क्लाइंट है उसे ज़्यादा से ज़्यादा बेटर से बेटर सर्विस दे सकें ताकि उसका समस्या का समाधान हो सके। गाँव के लिए मैं आपको बता दूं, वो अभी ये आ रही हैं कि हमारे जो नए अधिवक्ता पास आउट करके, कॉलेज पास आउट करके आते हैं तो वहाँ पे उन्हें बैठने की या चेम्बर्स की समस्या आती हैं, जिसके लिए हमारी एजे इलाहाबाद साहब हैं, उनसे हमारी बात हुई है। इस और काम चल रहा है और बहुत ही मेरे ख्याल से 2 से 3 महीने में इसका पॉजिटिव रिजल्ट नेता देखने को कौन है? योगी आदित्यनाथ जी, अखिलेश यादव जी, मायावती जी, चंद्रशेखर आजाद जी, प्रियंका गांधी वाड्रा जी? देखिए, व्यक्तिगत तौर पर मैं योगी आदित्यनाथ जी जो डिसीजन लेते हैं, उनके डिसीजन में जो क्लियरिटी है उसकी प्रशंसा करता हूँ। जी। अदालत में सच जीतता है या दांव पे? देखिए, अदालत में सच जीतता है। आप कितना भी झूठ बोल लें, कितनी भी प्लानिंग कर लें, लेकिन उसके बीच में एक सच्चाई की परछाई हमेशा छुपी होती है। तो दांव पेच हम लोगों के द्वारा एक जरिया है जिससे हम उस सच्चाई की परछाई को झूठ से खींचते हैं। सामाजिक एकता बनाए रखने में एक अधिवक्ता की क्या भूमिका हो सकती है? देखिए, सामाजिक एकता बनाए रखने में अधिवक्ता की बहुत बड़ी भूमिका होती है। मैं देखता हूँ बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें ये होता है कि एक बहुत गंभीर समस्या ना होकर के केवल ईगो की लड़ाई होती है। उन केसों में अधिवक्ता चाहे तो अपने क्लाइंट्स को एक बहुत ही अच्छा कंसल्टेशन देके उनकी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, जिसमें आपसी दुश्मनी भी नहीं पड़ेगी और भाईचारे का माहौल भी पैदा होगा। नमस्कार, मैं प्रियांशी राज, सिटी पत्रिका 24x7 के डिजिटल प्राइम शो समाज के सितारे में स्वागत करती हूँ, जिसका आज 5वां एपिसोड है। और हमारे बीच मौजूद है एक ऐसे व्यक्तित्व जो कानून की दुनिया में भी मजबूत हैं और समाज की सेवा में भी पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़े हैं। एक बेहतरीन अधिवक्ता, एक जिम्मेदार समाज सेवी और बार एसोसिएशन फतेहगढ़ के उपाध्यक्ष एडवोकेट सलीम राजा जी। आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने जीवन और वकालत के सफर के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले तो मैं सिटी पत्रिका 24x7 की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जो आपने समाज के सितारे के रूप में मुझे चुना है। आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एडवोकेट सलीम राजा, मेरे पिताजी एडवोकेट बफीउल्लाह खां साहब जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नोटरी एडवोकेट भी हैं, और मैं बार एसोसिएशन फतेहगढ़ में एज ए वाइस प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन फतेहगढ़ के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। आपके जीवन का वो कौन सा मोड़ था जहां आपने तय किया कि वकालत सिर्फ पेशा नहीं बल्कि समाज सेवा का माध्यम भी होगा? देखिए, मैं बताऊं आपको, जब शुरुआती दिन थे, जब मैं शुरुआत में एडवोकेसी में आया था, तो मेरे पिताजी एडवोकेसी करते थे, अभी भी करते हैं। तो वो ये था कि जब भी कोई क्लाइंट आता था तो नॉर्मल तो क्लाइंट अपनी फीस पे करते ही थे, लेकिन कुछ क्लाइंट ऐसे भी होते थे जो अपनी फीस पे नहीं भी कर पाते थे। तभी भी कुछ ऐसे क्लाइंट, चुनिंदा क्लाइंटों को मेरे पिताजी फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी सेवाएं देते थे। तो मैंने ये देखा कि वकालत एक ऐसा फील्ड है जहां से हम समाज को अपनी तरफ से मदद दे सकते हैं। जी बिल्कुल। शुरुआती दिनों में जब आपकी पहचान नहीं थी तब आपने खुद को कैसे साबित किया? देखिए, पहचान बनाने के लिए या कुछ साबित करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं होती है। आप जिस भी फील्ड में, आप जो भी काम कर रहे हैं, उस काम में आप बेस्ट परफॉर्मेंस देते जाइए, आपकी पहचान खुद ब खुद साबित होती चली जाएगी। मैं आपको बता दूं, जब हम छोटे हुआ करते थे तो पढ़ने में अच्छे थे और हमें इतना टाइम भी दिया जाता था, एटमॉस्फेयर भी दिया जाता था घर वालों की तरफ से, तो अच्छा पढ़ते थे। और वहां पे क्या होता था, तो क्योंकि अच्छा पढ़ते थे, क्लास में अच्छे
होशियार छात्र थे तो क्या होता था, मॉनिटर बना दिए गए। मॉनिटर बना दिए गए, 6 महीने बाद एग्जाम होते थे। तो एग्जाम जब होते थे तो हमारा थ्रू आउट हमारा अगर आप एकेडमिक देखेंगे तो फर्स्ट डिवीजन आती थी। तो जब फर्स्ट डिवीजन आती थी तो क्लास के लोग जानते ही जानते थे और जितने भी टीचर्स हैं वो भी जानने लगते थे। और जैसे जैसे आगे बढ़ते चले आए, बेस्ट करते गए तो पहचान बनती गई। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि साबित करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, कि केवल अपना जिस भी फील्ड में आप अपना बेस्ट कीजिए, पहचान बन जाएगी आपकी। जी बिल्कुल। आज की न्याय प्रणाली में आम आदमी सबसे ज्यादा खुद को कहाँ असहाय महसूस करता है? देखिए, न्याय प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था है जो आम आदमी के लिए बहुत ही सहज है। बस आवश्यकता इस बात की है कि आम आदमी तक उसकी पहुंच कहां से हो। अगर हम ये सुनिश्चित कर लें कि हर आम आदमी तक पहुंच सुनिश्चित हो जाए तो ये असहजता दूर हो जाती है। जी, क्या आज भी न्याय में अमीर और गरीब के बीच बटा हुआ है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। न्याय अमीर और गरीब के बीच में बिल्कुल बटा नहीं है। न्याय का उद्देश्य, न्याय प्रणाली का उद्देश्य ये है कि अमीर और गरीब के बीच के अंतर को खत्म करना, इस खाई को खत्म करना। मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ कि बटा हुआ है। जी, एक अधिवक्ता के तौर पर आपके सबसे ज्यादा मानसिक दबाव किस तरह के मामलों में महसूस किया है? देखिए, हम अधिवक्ता हैं और अधिवक्ता कभी मानसिक दबाव लेते नहीं है, फ्रेंकली आपको बोलूं। बट ये जरूर मैं सोचता हूं कि हमारा जो क्लाइंट है उसे ज्यादा से ज्यादा, बेटर से बेटर सर्विस दे सके ताकि उसका समस्या का समाधान हो सके। जी, बार एसोसिएशन फतेहगढ़ के उपाध्यक्ष के रूप में आपको कौन सी समस्याएं सबसे ज्यादा परेशान करती हैं? देखिए, एज ए बार एसोसिएशन उपाध्यक्ष के रूप में जो समस्याएं हैं हमारे नए अधिवक्ताओं के लिए, मैं आपको बता दूं, वो अभी ये आ रही हैं कि हमारे जो नए अधिवक्ता पास आउट करके, कॉलेज पास आउट करके आते हैं तो वहां पे उन्हें बैठने की या चेम्बर्स की समस्या आती हैं, जिसके लिए हमारी एज ए इलाहाबाद साहब हैं, उनसे हमारी बात हुई है। इस और काम चल रहा है और बहुत ही, मेरे ख्याल से 2 से 3 महीने में इसका पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। जी, युवा वकीलों में आज सबसे बड़ी कमी आपको क्या लगती है? धैर्य, मार्गदर्शन या अवसर? देखिए, अवसर तो बहुत हैं, लेकिन आवश्यकता आज इस बात की है कि धैर्य रखते हुए एक अच्छा मार्गदर्शक चुने, एक अच्छा मेंटर चुने। आपने समाज सेवा को वकालत के साथ कैसे संतुलित किया? देखिए, वकालत क्या, एडवोकेसी क्या, आप कोई भी प्रोफेशन हो, इसमें समाज सेवा के साथ संतुलित करने के लिए कोई एडिशनल नहीं करना पड़ता है। आप किसी भी प्रोफेशन में हो, लाइक दैट वकालत में अगर हम हैं तो हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, लेकिन हम कुछ ऐसे क्लाइंट होते हैं जो नीडी हैं, उन्हें हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनका केस लड़के, उन्हें कंसल्टेशन देके समाज के क्षेत्र में अपनी सेवा दे सकते हैं। ऐसे ही अगर आप डॉक्टर हैं तो बहुत सारे पेशेंट आते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे नीडफुल हैं जिन्हें हम फीस ना लेके कम इलाज में उनका इलाज कर सकते हैं। ये भी एक आपकी समाज सेवा हो गई। या किसी भी तरीके से आप एजुकेशनल फील्ड में हैं, अगर आप टीचर हैं तो कम से कम 1 घंटा आप ऐसा निकालें, जो गरीब बच्चे हैं उन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क शिक्षा दें। ये समाज सेवा, मैं ये समझता हूँ, ये सबसे बड़ी समाज सेवा होती है। जी बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि समाज को कानून की भाषा अभी भी डराती है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। समाज को डर खत्म करने के लिए ही कानून का निर्माण किया गया है। किसी ऐसे मामले का जिक्र करेंगे जिसने आपको एक इंसान के रूप में अंदर तक झकझोर दिया हो? देखिए, कोई भी अधिवक्ता है वो मेंटली इतना स्ट्रांग होता है कि कोई भी चीज उसे परेशान नहीं कर सकती है, और ऐसा कुछ नहीं होता है कि कोई चीज उसे झंकोर दे। लेकिन हाँ, ये है कि हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं कि जो भी इंसिडेंट होता है वो क्यों हुआ, उसके पीछे क्या कारण है, वो उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना प्लानिंग करते हैं। जी बिल्कुल। आपने इतनी कम उम्र में पहले प्रयास में ही बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष का चुनाव जीता, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके लिए तो मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हमारे जो अधिवक्ता भाई हैं उन्होंने मुझे इस मुकाम पे पहुंचाया है। और मैं आपको बता दूं, जब हम छोटे हुआ करते थे तब से कचहरी आते थे, और तब से लेकर आज तक हमारे कचहरी के जो अधिवक्ता हैं, हमारे सीनियर्स अधिवक्ता हैं, हमारे भाई हैं, जो भी हैं, वो तब से लेकर अपने भतीजे की तरह, अपने बच्चों की तरह ही प्यार देते हैं। और उन्होंने इसमें भी मुझे कोई एडिशनल नहीं करना पड़ा। बस उनसे कहा, उन्होंने कहा ठीक है, और पूरी तरीके से सहयोग किया और अपना आशीर्वाद दिया, जिसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज न्याय प्रणाली आम आदमी को कितनी ताकत देती है?
देखिए, न्याय प्रणाली आम आदमी को बहुत ही ताकत देती है और मैं ऐसा समझता हूँ कि एडवोकेसी एक ऐसा प्रोफेशन है जो बहुत ही पावरफुल और आर्थिक रूप से भी बहुत सक्षम बनाता है। न्याय हमेशा आम आदमी के साथ में खड़ा हुआ है। अगर जी आप देखेंगे, एक केस है केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार। उसमें हमारे माननीय न्यायालय ने 1973 में डिसीजन दिया है, जो कि अधिकारों की रक्षा के लिए केशवानंद भारती जी के पक्ष में डिसीजन दिया है। दूसरा आप देखेंगे, एक श्रीकांत भोला जी हैं। श्रीकांत भोला जी जो जन्म से ही नेत्रहीन थे, पढ़ने लिखने में सक्षम नहीं थे, और वो खड़े हुए, उन्होंने कानून का सहारा लिया और एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ लड़ाई ली, उनसे लोहा लिया, और न्याय व्यवस्था ने उन्हें एक ऐसा माध्यम दिया, उन्हें एक ऐसी पावर दी जिससे उन्होंने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। जी। आप बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं, आपके ऊपर कई जिम्मेदारी हैं इस पद पर रहते हुए, तो कभी किसी स्तर पर आपको भय लगा है कि नहीं? नहीं, देखिए, भय किस बात का, अधिवक्ता कभी डरता नहीं है। जी बाकी हम तो वकीलों के नेता, वकीलों के लिए जीते हैं, और कभी वकीलों पे या कार्य कोर्ट पे अगर कभी कोई बात आएगी तो वकीलों के लिए जान भी दे देंगे। जी बिल्कुल। कानून का डर ज्यादा जरूरी है या कानून पर भरोसा? देखिए, कानून पर भरोसा ज़्यादा जरूरी है। कई ऐसे देश हैं दुनिया में, 5-6 ऐसे देश हैं जहाँ पे उनका लिखित कानून ही नहीं है, लेकिन वहाँ पे क्राइम रेशियो बहुत कम है। अगर आप देखेंगे, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ये ऐसे देश हैं यहाँ का लिखित कानून नहीं है, बट ये मैग्ना कार्टा या फिर वहाँ के जो रीति रिवाज हैं, कस्टम्स हैं, उनके आधार पर चलते हैं, और आप वहाँ देखेंगे तो उनके क्राइम रेशियो बहुत ही कम है वहाँ पे। क्या आज के दौर में सच्चाई के साथ खड़े रहना मुश्किल होता जा रहा है? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। सच्चाई के साथ खड़े होने के लिए आपको अंदरूनी विल पावर चाहिए होती है। अगर आपका माइंड सेट क्लियर है तो आप सच्चाई के साथ में खड़े होने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सामाजिक एकता बनाए रखने में एक अधिवक्ता की क्या भूमिका हो सकती देखिए, है? सामाजिक एकता बनाए रखने में अधिवक्ता की बहुत बड़ी भूमिका होती है। मैं देखता हूँ बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें ये होता है कि एक बहुत गंभीर समस्या ना होकर के केवल ईगो की लड़ाई होती है। उन केसों में अधिवक्ता चाहे तो अपने क्लाइंट्स को एक बहुत ही अच्छा कंसल्टेशन देके उनकी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, जिसमें आपसी दुश्मनी भी नहीं पड़ेगी और भाईचारे का माहौल भी पैदा होगा। जी। जब कानून और इंसानियत आमने सामने खड़ी हो तब आप किसे प्राथमिकता देंगे? इंसानियत को प्राथमिकता दूंगा मैं। अब हमारा रैपिड फायर राउंड 1 शुरू होने वाला है। आज न्याय बिकता है या मिलता है? देखिए, आज भी कल भी न्याय हमेशा मिलता था, न्याय हमेशा कभी भी बिका नहीं है। कानून आम आदमी के साथ है या ताकतवर के? देखिए, कानून का निर्माण ही इसलिए हुआ है कि कानून आम आदमी को बेहतर से बेहतर ऑप्शन दे सके, एक गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने के साधन दे सके, तो ये आम आदमी के साथ ही होता है। अदालत में सच जीतता है या दांवपेच? देखिए, अदालत में सच जीतता है। आप कितना भी झूठ बोल लें, कितनी भी प्लानिंग कर लें, लेकिन उसके बीच में एक सच्चाई की परछाई हमेशा छुपी होती है। तो दांव पेच हम लोगों के द्वारा एक जरिया है जिससे हम उस सच्चाई की परछाई को झूठ से खींचते हैं। जी। वकील ज्यादा है या इंसाफ के सिपाही? देखिए, वकील हम बने ही इसलिए हैं कि इंसाफ के सिपाही बन सकें। कानून का डर जरूरी है या कानून पर भरोसा? देखिए, कानून पे भरोसा ज्यादा जरूरी है। समझौता न्याय का विकल्प है या मजबूरी? देखिए, न्याय का कोई विकल्प नहीं होता, लेकिन अगर सम्मान के साथ समझौता होता है और दोनों पार्टियां सहमत होती हैं तो मैं ये मानता हूं कि सबसे बेस्ट विकल्प है। कुर्सी बदलती है या सोच? सोच बदलती है, कुर्सी कभी नहीं बदलती। मैटर ये करता है कि कुर्सी पे आने वाला ऑफिसर किस मेंटेलिटी का है, उसका कार्य करने का तरीका क्या है, और वो किस तरीके से चीजों को हैंडल करता है। जी। युवा वकील आदर्शवादी या अवसरवादी? देखिए, युवा वकीलों को हमेशा आदर्शवादी होना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए एडवोकेसी के प्रोफेशन में आए हैं तो आपको आदर्शवादी होना चाहिए, तभी आप इसमें सक्सेस पा सकते हैं। खामोशी कमजोरी या रणनीति? ताकत। देखिए, खामोशी कभी कमजोरी नहीं होती। जब आप भीड़ में होते हैं या आप ज्यादा बोलते हैं तो आपका एक ऑब्जर्वेशन क्षमता जो है वो कम हो जाती है, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर कम हो जाती है, आप निर्णय नहीं ले पाते। लेकिन जब आप खामोश रह के चीजों को ऑब्जर्व करके अपना डिसीजन लेते हैं, वो एक ताकत होती है। तो मैं ये समझता हूँ खामोशी ताकत होती है। अब हमारा आखिरी सवाल ये है कि आज न्याय जिंदा है? बिल्कुल न्याय जिंदा है।
अब रैपिड फायर राउंड 2 स्टार्ट करते हैं। जी क्या आज आम आदमी को न्याय पाना मुश्किल हो गया है? देखिए, ऐसा नहीं मानता हूं मैं। बस आदमी को न्याय पाने के लिए न्याय की जानकारी बहुत जरूरी है, कानून की उस तक पहुंच होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि जल्दी न्याय पाने के लिए सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल बढ़ा देनी चाहिए, और सरकार इस ओर काम भी कर रही है। और जजों की संख्या बढ़ाने से ही चीज़ें नहीं होती हैं। जो हमारे जो माननीय न्यायाधीश महोदय अभी वर्किंग भी हैं, उन्हें भी ये थोड़ा सा, मैं ये चाहूँगा कि उनकी कार्यशैली भी ज़्यादातर केस को निपटाने की होनी चाहिए। क्या पैसे और ताकत का असर कोर्ट तक पहुंचता है? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। क्या कानून की भाषा आम नागरिक के लिए डर पैदा करती है? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं मानता हूँ। कानून तो एक जरिया है आम नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए। क्या हर केस में सच की जीत होती है? देखिए, लास्ट में अगर आप जाएंगे तो जीत सच्चाई की ही होती है। आपको ऐसा लग सकता है निचले स्तर पर कि हमें दिक्कत हो रही है, लेकिन जब आप अपर लेवल पे जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएंगे या हाई कोर्ट लेवल पे जाएंगे, तो वहाँ पे जीत सच की ही होती है। सर, आपने कहा हर समय मतलब किसी भी केस में जीत जो होती है सच की होती है, लेकिन अगर केस बहुत दिन तक चलता है और जो भी उसका विटनेस है उसको संवेदनशील क्षमता उसकी कम है, तो उस समय आप कैसे अपने क्लाइंट से जज करेंगे? देखिए, कानून की अपनी एक प्रक्रिया होती है, और कानून प्रक्रिया पे चलता है। जब तक उसकी प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, तब तक कानून कोई भी डिसीजन नहीं दे सकता। तो ये टाइम जो लगता है वो कानून की प्रक्रिया में लगता है। बट ये है कि कभी कभी क्या होता है, कभी हमारी तरफ से देर हो जाती है, कभी कोर्ट की तरफ से देर हो जाती है, तो ये लंबा तो चल सकता है, लेकिन एट द एंड आपको जो है इंसाफ ही मिलता है। जी। क्या युवा वकीलों को सही मार्गदर्शन की कमी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सही मार्गदर्शन की कमी नहीं है। हमारे एक से एक सीनियर, एक से एक बेहतरीन एडवोकेट मौजूद हैं, जिनसे हमें गाइडेंस लेना चाहिए। लेकिन सोचता ये हूँ कि आज की डेट में जो युवा वकील आते हैं, कॉलेज पास आउट किया, उसके बाद जब आप बैठते हैं तो वो युवा में ही बैठते हैं। तो जब आप भी युवा, बैठे भी युवा में, तो फिर आप मार्गदर्शन कहाँ से लेंगे? तो ये चाहिए कि आप आए, धैर्य रखें, और एक ऐसा मेंटर चुनें जो आपको सही गाइडेंस दे सके। क्या बार एसोसिएशन को और मजबूत होने की जरूरत है? देखिए, बार एसोसिएशन, मैं एज ए वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते मैं बताना चाहूँगा, हमारी बार एसोसिएशन फतेहगढ़ एक बहुत मजबूत कार्यकारिणी है, और किसी भी गलत पक्ष का विरोध करने के लिए हम हर हद तक सक्षम है, और हम इसके लिए आवाज़ उठाते भी हैं। जी। क्या कानून समाज से एक कदम पीछे चल रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कानून में आप देखेंगे नए नए नवाचार हो रहे हैं, इसलिए मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कानून पीछे चल रहा है। क्या आज ईमानदार वकालत करना कठिन होता जा रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ईमानदार वकालत करना ही वकालत की सबसे बड़ी खूबी है। अगर आप वकालत के फील्ड में जाना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए आप सक्सेस चाहते हैं, तो आपको ईमानदार वकालत ही करनी होगी, तभी आप अचीवमेंट पा पाएंगे। क्या आपको अभी न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है? जी, मुझे न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। अगर आपको इन प्रधानमंत्रियों को प्रदर्शन और नेतृत्व के आधार पर रैंक करना हो तो नंबर 1 कौन होगा? नरेंद्र मोदी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, इंदिरा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, मनमोहन सिंह जी, लाल बहादुर शास्त्री जी या राजीव गांधी जी? देखिए, मैं अभी इस लेवल पे हूँ नहीं कि प्रधानमंत्री को अपने प्राइम मिनिस्टर को रैंक कर पाऊँ, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा जो भी इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स किए गए हैं, मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। इनमें से बेहतर नेता कौन है? योगी आदित्यनाथ जी, अखिलेश यादव जी, मायावती जी, चंद्रशेखर आजाद जी, प्रियंका गांधी वाड्रा जी? देखिए, व्यक्तिगत तौर पर मैं योगी आदित्यनाथ जी जो डिसीजन लेते हैं, उनके डिसीजन में जो क्लियरिटी है, उसकी प्रशंसा करता हूँ। लास्ट में आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं मैसेज यही देना चाहूँगा कि आप जिस भी स्तर पे हैं, आप खुद भी अपना जीवन गरिमापूर्ण तरीके से जिएं और दूसरों को भी गरिमापूर्ण तरीके से जीने दें। जी सर, मेरा एक लास्ट सवाल है कि व्यक्तिगत जीवन में आपने अपने आदर्श किसे माना है? देखिए, व्यक्तिगत जीवन में मेरे आदर्श मेरे पिताजी रहे हैं, और इंस्पायरेशन जो प्रेरणा मैं प्राप्त करता हूँ वो मेरे भाई हैं। हालांकि वो मुझसे छोटे हैं,
लेकिन वो मेरे से ज्यादा जिम्मेदारी निभाते हैं, तो इंस्पायरेशन तो मैं उन्हीं से लेता हूँ। जी बिल्कुल। आज की बातचीत में हमने कानून, समाज और राजनीति तीनों पहलुओं को एक जमीनी नजरिए से समझने की कोशिश की। जहां मत अलग हो सकते हैं, विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन मकसद एक ही है, एक बेहतर समाज और मजबूत लोकतंत्र। आज के इस खास पॉडकास्ट में हमारे साथ समय देने के लिए सर आपका बहुत बहुत जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अनुभव, आपके विचार और समाज के प्रति आपकी सोच हमारे दर्शकों के लिए निश्चित ही प्रेरणादायक रही। साथ ही धन्यवाद हमारे सभी दर्शकों और श्रोताओं को जो समाज के सितारे के साथ लगातार जुड़े हुए। प्रियांशी राज, आप देख रहे थे सिटी पत्रिका 24x7 डिजिटल का खास पॉडकास्ट। फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड, एक नए समाज के सितारे के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।